मैं वेलकम करता हूं तमाम दोस्तों को प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद डॉक्टर आदिल सीमाब में। हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की थी लेक्चर्स की, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फ़िलासफ़ी पे। आज उसी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है और एक नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। आपने चंद बातें साइंसदानों के हवाले से या साइंस के हवाले से यकीनन सुन रखी होंगी। आपने सुन रखा होगा कि साइंसदान क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। आपने सुन रखा होगा कि साइंसदान बग़ैर सबूत के किसी बात को भी तस्लीम नहीं करते और किसी भी नज़रिए को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। आपने ये सुन रखा होगा कि साइंसदान हमेशा अपनी थ्योरीज़ को, अगर उन थ्योरीज़ के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस आता है तो उनको फ़ौरन तैयार होते हैं रिवाइज करने के लिए और हर नई चीज़ को, नए ख़याल को और नए नज़रिए को कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। आपने ये सब सुन रखा होगा और जो आपने सुन रखा है और जो हमने सुन रखा है ये अमूमी तौर पे साइंस का एक परसेप्शन है, एक स्टैंडर्ड स्टोरी है। और वो स्टैंडर्ड स्टोरी क्या है कि साइंसदान तनकीदी फ़िक्र रखता है, क्रिटिकल थिंकर होता है। साइंसदान हमेशा नए नज़रियात और नए सबूत की तलाश में होता है और नए सबूत को कबूल करके वो सच की तलाश के सफ़र में चलता रहता है। क्या लेकिन वाकई ऐसा है? ये एक अहम सवाल है। इस सवाल पे आज हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको मैं जस्ट रिमाइंड करा दूं कि साइंस और क्रिटिकल थिंकिंग का कितना गहरा रब्त है, इसके हवाले से जो लास्ट वीडियो हमने की थी कार्ल पॉपर के हवाले से, तो पॉपर ने क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी फ़िलासफ़ी में सेंट्रल थीम की जगह दी। उसके ख़्याल में कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट अपने नज़रियात का दिफा नहीं करता, बल्कि जितने भी मौजूद नज़रियात होते हैं उनको फाल्सीफाई करने की कोशिश करता है। साइंसदान का काम जो फेक साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ नज़रियात का दिफा करते हैं, नज़रियात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जो रियल साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा नज़रियात को फाल्सीफाई करने की कोशिश करते हैं, नज़रियात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कार्ल पॉपर के इस नज़रिए से बहुत सारे साइंसदान इत्तेफाक नहीं करते। उन्हीं लोगों में से जो कार्ल पॉपर से इत्तेफाक नहीं करते एक थॉमस कोन है। थॉमस कोन बुनियादी तौर पे एक फिज़िस्ट हैं, माहिर तबीयात हैं, साइंसदान हैं और फ़लसफ़ी हैं। थॉमस कोन ये कहते हैं कि ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है कि साइंसदान हमेशा क्रिटिकल थिंकर होता है। थॉमस कोन के मुताबिक साइंसदान हमेशा क्रिटिकल थिंकर नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब थॉमस कोन का ये जो दावा है, ये थॉमस कोन की जो स्टडी है हिस्ट्री ऑफ साइंस की, उसकी बुनियाद पर है। थॉमस कोन जब साइंस की हिस्ट्री को देखते हैं तो थॉमस कोन ये कहते हैं कि जो तारीख़ है साइंस की और जो साइंस का इर्तिका है, साइंस का ये इर्तिका केओटिक इवेंट्स का मजमुआ नहीं है कि यहाँ पे एक डिस्कवरी हो गई, वहाँ पे दूसरी डिस्कवरी हो गई, या अचानक से कोई चीज़, कोई नया नज़रिया सामने आ गया। नो, थॉमस कोन ये कहते हैं कि तारीख़ में जब आप साइंस की तारीख़ को देखते हैं तो इस तारीख़ में पैटर्न्स पाए जाते हैं, स्टेजेस हैं जो मुंसलिक हैं, एक स्टेज दूसरी स्टेज के साथ मुंसलिक है और ये स्टेजेस साइंस के इर्तिका में, साइंस की प्रोग्रेस में और साइंस की डेवलपमेंट में एक किरदार अदा करते हैं। थॉमस कोन ये कहते हैं कि किसी भी डिसिप्लिन में जो साइंटिफिक इंक्वायरी है, ये जो साइंटिफिक नॉलेज पैदा होता है, वो 4 स्टेजेस में से गुजरता है।
पहली स्टेज को वो कहते हैं कि वो प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है नॉर्मल साइंस की स्टेज, तीसरी स्टेज क्राइसिस की स्टेज है और चौथी स्टेज साइंटिफिक रेवोल्यूशन की स्टेज है। थॉमस कुहन ये कहते हैं कि हर साइंस प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज से शुरू होती है, फिर नॉर्मल साइंस की स्टेज पे जाती है। नॉर्मल साइंस की स्टेज अगली मंजिल में क्राइसिस में दाखिल होती है, वो क्राइसिस के बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद दोबारा से रिवर्स होके नॉर्मल साइंस की स्टेज आ जाती है। यानी 3 स्टेजेस ऐसी हैं जो प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज से निकलने के बाद हर मजमून में, हर सब्जेक्ट में 3 स्टेजेस रिपीट होती हैं। प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज में वापस कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट नहीं जाता। अब इन स्टेजेस को समझने के लिए, चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम समझें कि नॉर्मल साइंस क्या है और नॉर्मल साइंस की स्टेज क्या है। जब हम नॉर्मल साइंस को समझ जाएंगे, फिर हम बाकी प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज क्या होती है, क्राइसिस क्या होता है और साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या होता है, इसको समझने के काबिल हो सकेंगे। आइए जानते हैं कि नॉर्मल साइंस क्या है। थॉमस कुहन ये कहता है कि साइंसदान हमेशा क्रिटिकल नहीं होते, बल्कि साइंटिस्ट साइंस में, किसी भी डिसिप्लिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उन नज़रियात को जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, थॉमस कुहन पैराडाइम का नाम देता है। यानी नॉर्मल साइंस की स्टेज बेसिकली एक ख़ास पैराडाइम की हेजमनी, उसकी डोमिनेंस की स्टेज है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इसको 1-2 मिसालों से हम समझ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे बायोलॉजिस्ट आज जितने भी हैं वो इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो इस बात पे यकीन ईमान रखते हैं कि हमारा जिस्म सेल्स पे मुश्तमिल है। सेल्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसको वो तमाम के तमाम बायोलॉजिस्ट एज अ पैराडाइम कबूल करते हैं। अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से ये कहें कि नहीं, ये इम्कान मौजूद है कि हमारा वजूद सेल्स पे मुश्तमिल ना हो, या सेल्स के अंदर डीएनए नहीं बल्कि आरएनए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लिए फिरता है, वो स्टोर होता है, तो वो साइंटिस्ट आप पे हंसेगा, आपकी बात को कंसिडर नहीं करेगा। एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। साइंटिस्ट ये समझते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है वो एक बहुत अच्छा आला है चीज़ों को देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए। अगर आप उन्हें कहें कि नहीं, ये माइक्रोस्कोप जो है ये मुनासिब आला नहीं है, इससे सही मेजरमेंट नहीं हो सकती, ये जो आपने एक सेल का साइज़ बताया है इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए, हो सकता है इससे 10 टाइम्स ज़्यादा हो, ये 10 टाइम्स कम हो, वो आपकी बात पे हंसेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है अपने इंस्ट्रूमेंट पे। अब ये जो अपने इंस्ट्रूमेंट पे ट्रस्ट करना है, बेसिकली ये एक पैराडाइम पे ट्रस्ट है। पैराडाइम नज़रिए की शक्ल में भी हो सकता है कि इंसानी जिस्म सेल्स पे मुश्तमिल है। पैराडाइम उन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रस्ट के हवाले से भी हो सकता है जिनके ज़रिए हम चीज़ों को मैयर करते हैं। एक और मिसाल लेते हैं सोशल साइंसेस से। मिसाल के तौर पे तमाम हिस्टोरियन आज ये जानते हैं कि सुकरात जो है आज से तकरीबन 300 साल कबल मसीह में यूनान एथेंस में वो रहता था। उस ज़माने में एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग हुई थी। जंग के बाद सुकरात पे एक मुकदमा चला था। उस मुकदमे के नतीजे में सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया, उसको सजाए मौत दी गई थी। सुकरात की मौत के बाद मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर उभरा था और फिर अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, या आधी दुनिया पे कब्जा किया। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको तमाम हिस्टोरियन मानते हैं। लेकिन अगर आज एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा मिल जाए
कि जिससे ये साबित हो कि सुकरात एथेंस का रहने वाला नहीं था, या सुकरात 300 कबल मसीह नहीं बल्कि 500 कबल मसीह में एथेंस में रहता था, या सुकरात के ज़माने में स्पार्टा और एथेंस के दरमियान जंग नहीं हुई थी, तो हिस्टोरियन फ़ौरन इस बात को कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज़ मोर रिलायबल, ज़्यादा काबिल यकीन है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुकाबले में। ये भी एक पैराडाइम है। अब अगर आप ऐसे हिस्टोरियंस को ये कहें कि जनाब ये भी तो हो सकता है कि सुकरात को जिस रात जहर का प्याला जिस सुबह पिलाना था, उस रात सुकरात वहाँ से भाग गया था, वो मैसेडोनिया चला गया, वहाँ अलेक्जेंडर के साथ उसने वाइन का एक पेग लगाया, फिर वो इजिप्ट आ गया और इजिप्ट के पिरामिड्स में उसने पनाह ले ली और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन वहाँ पे गुजारे। अगर आप ये बात करेंगे तो जो सोशल साइंटिस्ट होंगे वो आप पे हंसेंगे, कहेंगे ये कौन सी बात कर रहे हो। यानी आपकी इस दावे की तस्दीक के लिए जाने के बजाय, इसको चेक करने के बजाय वो किसी और काम में लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात कबूल की हुई है कि सुकरात इसी ज़माने में पैदा हुआ था, सुकरात के साथ ऐसे ही हुआ था और सुकरात की डेथ जहर का प्याला पीने से हो गई थी। तारीख़ को अगर आप देखें, तारीख़ के बहुत सारे किरदारों के हवाले से आप देखें तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ दौर में फ़लाँ जगह पे था और उसके ख़िलाफ़ उससे हट के अगर कोई क्लेम आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब जब साइंटिस्ट भी, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हों, वो बायोलॉजिस्ट हों, वो फिजिस्ट हों, वो केमिस्ट हों, जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, वो भी अगर पैराडाइम्स पे बिलीव करते हैं, वो भी अगर बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो भी अगर क्रिटिकल नहीं होते, तो जो ये दावा है कि साइंस हमेशा क्रिटिकल होती है, ये किस हद तक दुरुस्त है। अगर साइंस क्रिटिकल नहीं है तो साइंस में प्रोग्रेस कैसे मुमकिन हुई, साइंस में नए नज़रियात किस तरह से आए, साइंस आगे कैसे चली, साइंस ने ये सारी लैंडमार्क अचीवमेंट्स कैसे की। ये वो सवालात हैं जिन पे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज आप दो बातें पैराडाइम्स के हवाले से याद रख लें कि पैराडाइम्स वो नज़रियात होते हैं जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जिनको चैलेंज नहीं किया जाता, और उन पे चैलेंज को या इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने को कि अब बार बार हम देखते रहें कि सुकरात का वही ज़माना था या नहीं था, कल कोई और आके कोई स्टोरी सुना दे तो उसको अब सर्च करें, परसों कोई और स्टोरी सुना ले तो उसको ढूंढते रहें, इसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझा जाता है साइंटिस्ट के यहाँ। इसी तरह से ये कहना कि इंसानी जिस्म सेल्स पे मुश्तमिल नहीं है, या सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में नहीं है, आरएनए में है, बार बार इसको ये किसी और चीज़ में पॉसिबल हो सकती है, इन चीज़ों को वेस्टेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पैराडाइम्स को कबूल करना ही a level of having faith, कुछ पैराडाइम्स, कुछ नज़रियात पे ईमान रख कर ही साइंस का सफ़र आगे मुमकिन हो सकता है। क्योंकि अगर हर चीज़ पे बार बार रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन बुनियादी चीज़ों पे भी होती रहे तो फिर साइंस आगे नहीं चल सकती। तो किसी हद तक कुछ चीज़ों पे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे, कुछ नज़रियात पे ट्रस्ट करना ही होता है, तभी साइंटिस्ट साइंस कर सकता है, साइंटिस्ट अपने साइंटिफिक नज़रियात पेश कर सकता है, साइंटिस्ट डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस कर सकता है। लेकिन साइंस की प्रोग्रेस कैसे होती है, साइंस अगली स्टेजेस में कैसे जाती है, और साइंस में क्रिटिकल थिंकिंग कब आती है, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।